हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के ऊपर होगा और साथ ही हम जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस टॉपिक को पेन कॉपी उठाइए और नोट करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के ऊपर। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है? सपोज दैट अपने पास कोई एक मटेरियल पार्टिकल है और उस मटेरियल पार्टिकल के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो लेंथ है उसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने एक रबड़ मान लिया, उस रबड़ को जैसे ही हम खींचते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ उसकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करता हूँ तो वो जो रबड़ है वो वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है या ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो ये मतलब है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का। उसके बाद हम बात करते हैं जो स्ट्रेस के कंपोनेंट और स्ट्रेन के कंपोनेंट है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस के बारे में ही पता होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है? वैसे तो नॉर्मली अगर हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर ये डेफिनेशन प्रेशर से मिलती जुलती है, तो इसको इस टाइप से डिफाइन नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे किसी भी सॉलिड के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसका पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। या फिर अगर और ज़्यादा सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लिया अपने पास कोई एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसमें चेंज आएगा और चेंज आने के बाद उस बॉडी के अंदर एक न्यू इक्विलिब्रियम, एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जो इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेस को ही डिफाइन करके बताएंगे। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन बता रखी है यहाँ पे। स्ट्रेस द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इन सॉलिड, किसी भी सॉलिड के ऊपर जो यूनिट एरिया का जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। और यहाँ पे हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला ही बता दिया, फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हमारे पास टेंसर क्वांटिटी होती है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो टेंसर है वो एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है, बट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मीन्स ये जो टेंसर है वो एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है अपने पास टेंसर क्वांटिटी। उसके बाद बता रखा जो स्ट्रेस है वो सेकंड रैंक का टेंसर है। अब सेकंड रैंक का टेंसर क्या होता है? इसमें हम जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो मैट्रिक्स होती है वो एक टाइप की टिपिकल स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लाइक 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है या 6x6 की मैट्रिक्स हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के अपने पास 9 कंपोनेंट होंगे। अब 9 कंपोनेंट कैसे होंगे इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे और उन 9 कंपोनेंट को हम 6 कंपोनेंट के अंदर रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूबिकल सिमेट्री। और इसका जो मेन रीजन है उसके ऊपर भी यहाँ पे बात की जाएगी। तो अब अगले स्टेप में हम यही देखते हैं। स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक सेकंड। जो स्ट्रेस है वो एक टाइप की टेंसर क्वांटिटी है और कौन से उसका रैंक का टेंसर है? सेकंड रैंक का टेंसर। सो दे हैव 9 स्ट्रेस कंपोनेंट। अब 9 स्ट्रेस के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? कैपिटल एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, वाई वाई, वाई जेड और जेड एक्स, जेड वाई और जेड जेड। अब ये यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करके बता रहे हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्स एक्स। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल लेटर है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्मॉल लेटर है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर अपने को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि हम किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और स्मॉल लेटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता रहा है जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो किस प्लेन के अंदर अप्लाई किया है। तो एक्स का क्या मतलब है कि हमने जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया है और एक्स प्लेन के ऊपर अप्लाई किया है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल एक्स का मतलब है कि हमने जो फोर्स लगाया है वो एक्स डायरेक्शन में लगाया है और वाई का मतलब है जो फोर्स लगाया है वो वाई प्लेन के अंदर लगाया है, ठीक है। सिमिलर हम अगर एक्स जेड को बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं भाई हमने फोर्स तो एक्स डायरेक्शन में लगाया है पर कौन से प्लेन में लगाया है? जेड प्लेन के अंदर लगाया है। सिमिलर अगर मैं वाई एक्स के ऊपर बात करना चाहूँ तो कैप वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जो हमने फोर्स लगाया है वो वाई डायरेक्शन में लगाया है, और जो स्मॉल लेटर एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने एक्स प्लेन के अंदर वो फोर्स लगाया है, वाई डायरेक्शन में एक्स प्लेन के अंदर हमने ये फोर्स लगाया है। तो बेसिकली ये 9 कंपोनेंट होंगे। 9 कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास? एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा और वाई एक्स, वाई वाई और वाई जेड और जेड एक्स, जेड वाई और जेड जेड, ये 9 कंपोनेंट हो जाएंगे। अब इन 9 कंपोनेंट को हम एक क्यूबिकल सिमेट्री लेके, अब क्यूबिकल सिमेट्री मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो क्यूब है, क्यूब में अपने पास सिमेट्री होती है और इसी कारण से जब हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के अंदर भी उतना ही चेंज आएगा। एक रीजन तो ये लिख सकते हैं। दूसरा रीजन हम ये लिख सकते हैं, हमने मान लिया कि अपने पास यहाँ पे एक क्यूब है, हम क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं किस टाइप से यहाँ पे होगा। तो ये हमने यहाँ पे क्यूब मान लिया, ये हमने एक्स डायरेक्शन मान ली, ये वाई डायरेक्शन मान ली, ये जेड डायरेक्शन मान ली। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर प्लेन ये अपने पास एक्स प्लेन है और
जो हमने कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स लिखा था, तो हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। कौन से प्लेन पे? इस प्लेन के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाया जा रहा था। अब एक्स वाई का मतलब क्या है? मैं एक्स डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूं, पर किस प्लेन में लगा रहा हूं? वाई प्लेन के अंदर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वाई प्लेन के अंदर फोर्स लगा रहा हूं। अब ये क्या है? अपने पास एक क्यूब है, क्यूब के अंदर होती है सिमेट्री, मतलब एक तो मैं फोर्स लगा रहा हूं एक्स एक्स में और दूसरा फोर्स में सॉरी एक फोर्स लगा रहा हूं मैं एक्स वाई में और दूसरा फोर्स लगा रहा हूं मैं वाई एक्स में। मतलब जितना फोर्स मैं एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स डायरेक्शन से वाई प्लेन में लगाऊंगा, उतना ही फोर्स मैं वाई एक्सिस से या वाई डायरेक्शन से एक्स प्लेन के अंदर फोर्स लगाऊंगा। मतलब ये है कि एक्स वाई और वाई एक्स जो फोर्स होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो ये फोर्स क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस टाइप से जो 3 कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे रिड्यूस होंगे उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक तो हमने ये देख लिया हमारे पास एक्स वाई और वाई एक्स, ये हम रिड्यूस करेंगे। दूसरा एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स, और थर्ड वन हो जाएगा वाई जेड इक्वल टू जेड वाई। तो ये जो फोर्स है ये क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। और इफेक्ट जब नेगलेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो टोटल टॉर्क है वो टोटल टॉर्क जीरो हो जाएगा, और हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल टॉर्क जीरो हुआ है इसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होने के कारण ये जो 9 कंपोनेंट है वो 6 कंपोनेंट के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये बता रखा था, कैपिटल लेटर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो बड़े लेटर हैं जैसे कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, और स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस प्लेन के अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं। सिमिलर हमने यहाँ पे ये जो एक्स वाई है ये बता रखा है, द स्ट्रेस कंपोनेंट रिप्रेजेंट, एक्स वाई का जो स्ट्रेस कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करके बता रहा है ए फोर्स अप्लाइड इन एन डायरेक्शन। कैपिटल एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, और स्मॉल लेटर वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जो नॉर्मल है वो किस में है? वाई प्लेन के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट इज रिड्यूस फ्रॉम 9 to 6 बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री क्यूब। मतलब जो 9 कंपोनेंट थे उन 9 कंपोनेंट को हम 6 कंपोनेंट में रिड्यूस कर लेंगे, किसकी हेल्प से? क्यूबिक सिमेट्री की हेल्प से। अब हम ये बोल सकते हैं जो क्यूब है उसके अंदर सिमेट्री होती है। अब मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो तीनों डायरेक्शन में इक्वल चेंज आएगा, इस कारण से भी हम क्या कर लेते हैं? 9 कंपोनेंट को 6 कंपोनेंट में रिड्यूस कर लेते हैं। अगर इसका प्रॉपर रीजन देना चाहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे हम वेनिश कर देते हैं। क्यों वेनिश करते हैं? इसका रीजन ये है कि जो टॉर्क है वो टॉर्क यहाँ पे जीरो हो जाता है, और जैसे ही टॉर्क जीरो होगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे वेनिश कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या बता रखा था? एंगुलर एक्सेलरेशन वेनिश एंड हेंस दैट टोटल टॉर्क मस्ट बी जीरो। टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जो जेड वाई जेड किसके बराबर हो जाएगा? जेड वाई के हो जाएगा। जेड एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एक्स जेड के बराबर हो जाएगा। एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा? वाई एक्स के बराबर हो जाएगा। और ये जो कंपोनेंट है वो किसके अंदर रिड्यूस हो जाएंगे? द 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट में भी, और जो बाकी के 9 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट हमने रिड्यूस कर दिए, और रिड्यूस करने के बाद हमारे पास ये 6 कंपोनेंट अपने पास आ जाएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ये कंपोनेंट अपने पास बच जाएंगे। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस के कितने कंपोनेंट आए हैं? अपने पास 6 कंपोनेंट आए हैं। सिमिलर अगर मैं स्ट्रेन की बात करूँ तो स्ट्रेन के भी अपने पास कितने कंपोनेंट आएंगे? 6 कंपोनेंट आएंगे। उसमें भी 9 कंपोनेंट होते हैं। 9 कंपोनेंट को हम 6 कंपोनेंट के अंदर रिड्यूस करेंगे, उसके भी कितने? 6 कंपोनेंट ही आएंगे। और 6 कंपोनेंट जो मिलके अपने पास फिर क्या आएंगे? स्टिफनेस कांस्टेंट आएंगे। और स्टिफनेस कांस्टेंट ये 6 क्रॉस 6 का एक मैट्रिक्स बनाएगा, और उसके अंदर टोटल 36 एलिमेंट होगी। ये जो स्टिफनेस कांस्टेंट का जो टॉपिक है वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये काफी टाइम एग्जाम में 8 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। और जो स्टिफनेस कांस्टेंट का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंपोनेंट से होकर ही गुजरता है। अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन कंपोनेंट नहीं देखेंगे तो डायरेक्ट आपको स्टिफनेस कांस्टेंट का टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो अब हम नेक्स्ट उसमें बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन। अब सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन के ऊपर बात करने से पहले अपने को यही पता होना चाहिए कि स्ट्रेन होता क्या है। तो हम एलिमेंट्री क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। सपोज दैट हमने मान लिया कि मेरे पास ये एक क्या है, कोई भी एक वायर है, इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमने क्या मान ली? एल मान ली, ठीक है। जैसे ही मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका साइज है, शेप है, इनके अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा, और इसकी लेंथ में भी चेंज आएगा। तो मैंने जैसे ही फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ मान लिया ये यहाँ पे इतना डेल एल इसकी लेंथ पड़ी में चेंज आया। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कितना है? डेल एल डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल एल बाय एल, या फिर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये हम स्ट्रेन की डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्ट्रेन की डेफिनेशन बता रखी है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी डेफिनेशन होती है। यहाँ पे हमने बता रखा है इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मटेरियल देन इट्स शेप साइज लेंथ चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही हम किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस उसका साइज है, उसकी शेप है, उसकी लेंथ है, इन सब के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। और इन सब में जो फ्रैक्शनल चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं।
उसके बाद सिमिलर जो स्ट्रेन है वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बता दिया कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। और जो स्ट्रेन है वो भी एक सेकंड रैंक का टेंसर है, सेकंड रैंक का टेंसर है, तो सेकंड रैंक के टेंसर के बारे में भी हमने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे एक टिपिकल स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा इसमें भी, और इसके भी 9 कंपोनेंट होंगे। अब इसके 9 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे मान लिया कि अपने पास एक क्यूब है, और उस क्यूब की जो साइड है वो क्यूब की साइड हमने यहाँ पे क्या मान ली, क्यूब की साइड हमने मान ली ए, बी और सी, ये हमने क्यूब की साइड मान ली यहाँ पे। और जो ए साइड है, ए साइड में हमने क्या मान लिया, जो ए किस साइड में है, एक्स एक्सिस में ए साइड है, और वाई एक्सिस में बी साइड है, और जेड एक्सिस में सी साइड है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रेन के 9 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, और उनको जब रिड्यूस करेंगे तो 6 कंपोनेंट कौन कौन से अपने पास बच जाएंगे। तो सबसे पहले अपना जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट हमने मान लिया ई एक्स एक्स। ठीक है, ये होता है अपने पास स्ट्रेन का फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ई एक्स वाई। इनका मतलब भी बताता हूं, इस स्मॉल ये जो 2 एक्स हमने लिखे हैं इनका मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है, ई का मतलब तो हमें पता है स्ट्रेन है। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई एक्स जेड। ठीक है, और फोर्थ कंपोनेंट की बात करूँ तो ये हो जाएगा ई वाई एक्स, और ई वाई वाई, और ई वाई जेड। ठीक है, सिमिलर हम यहाँ पे लिख देते हैं ई जेड एक्स, ई जेड वाई और ई जेड जेड। ये स्ट्रेन के कंपोनेंट हो जाएंगे। अब इन कंपोनेंट की क्या क्या वो होगी, वैल्यू क्या क्या होगी, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है ई एक्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, करली ए बाय करली एक्स। ठीक है, क्योंकि जो एक्स कंपोनेंट है, इस एक्स कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट है वो कौन सी साइड में है, ए साइड में है, तो जो ए साइड है उसमें एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ई एक्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो एक्स एक्स बोला है इसका मतलब क्या है, अब इस एक्स, ये जो फर्स्ट वाला एक्स है, इस एक्स का मतलब है एक्स डायरेक्शन में चेंज, और जो ये सेकंड वाला एक्स है इसका मतलब है एक्स साइड में एक्स डायरेक्शन में चेंज, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड की बात करना चाहूँ तो एक्स का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में चेंज, और वाई का मतलब क्या है, एक्स साइड में वाई डायरेक्शन में चेंज। ठीक है, अब मैं ई एक्स वाई की अगर वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो किस में आता है अपने पास, बी में आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा करली बी बाय करली वाई। ठीक है, अगर मैं थर्ड वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, करली सी बाई करली जेड आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम जितने भी कंपोनेंट है सब कंपोनेंट को हम यहाँ पे लिख लेंगे। या फिर मैं आपको ये जो ये कंपोनेंट है ये भी लिख के बता देता हूँ। ये कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे करली ए बाई करली एक्स, ये आ जाएगा करली ए, और दूसरी साइड क्या है बी, करली बी बाई करली जो वाई के रिस्पेक्ट में है तो वाई, और सॉरी जेड और वाई है यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ पे आएगा करली बी बाई करली जेड, जेड के रिस्पेक्ट में हमने चेंज किया, और यहाँ पे भी ये आएगा करली ए बाय करली जेड, हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो थर्ड कंपोनेंट है जेड जेड, ये क्या आएगा, ए बी सी करली सी बाय करली जेड। इस टाइप से हम 9 के 9 कंपोनेंट रिप्रेजेंट करके बता देंगे। अब यहाँ पे भी क्यूबिकल सिमेट्री होगी, उस क्यूबिकल सिमेट्री की हेल्प से हम जो 9 कंपोनेंट है उसको भी हम 6 कंपोनेंट के अंदर रिड्यूस कर लेंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट सेम होंगे, यहाँ पे जो ई एक्स वाई बराबर होगा ई वाई एक्स के, और सेकेंड कंपोनेंट ई वाई जेड बराबर होगा ई जेड वाई के, और जो थर्ड कंपोनेंट है ई जेड एक्स, ये बराबर हो जाएगा ई एक्स जेड के। ये कंपोनेंट हम यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, और बाकी के जो 9 कंपोनेंट रिड्यूस होने के बाद 6 कंपोनेंट कौन कौन से बचेंगे, ये आ जाएंगे अपने पास ई एक्स एक्स, ई वाई वाई, ई जेड जेड, और ये आ जाएगा ई वाई जेड और ई जेड एक्स, और साथ में ई एक्स वाई। ये 6 कंपोनेंट अपने पास स्ट्रेन के बच जाएंगे। ठीक है, इसका रीजन भी हम यही लिखेंगे, क्यूबिकल सिमेट्री है, और जो टोटल फोर्स है या जो टोटल स्ट्रेन है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद अब अपने पास स्ट्रेस के भी 6 कंपोनेंट आए हैं, स्ट्रेन के भी 6 कंपोनेंट आए हैं। अगर मैं हुक्स लॉ की यहाँ पे बात करूँ तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, और दोनों के 6 कंपोनेंट है, तो अपने पास 6 करो 6 का एक क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा, और इसके कितने एलिमेंट होंगे, 36 एलिमेंट होंगे। और इन 36 एलिमेंट की वैल्यू जो है हम वो स्टिफनेस कॉन्स्टेंट के अंदर देखेंगे, और उसको आके जब सोल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो कंपोनेंट थे उनके बारे में। और ये जो टॉपिक है वो स्टिफनेस कांस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि स्टिफनेस कांस्टेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंपोनेंट के बिना समझ में नहीं आएगा। तो ये लेक्चर देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है।